बच्चों, आज मैं आपको तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है, उस प्रश्न पत्र का जो द्वितीय चैप्टर अरस्तु है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य जो है वह व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। व्यक्ति राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। और सामाजिकता का ही परिणाम है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां और कुछ विशेष उद्देश्य है जो वही सामाजिकता के आधार होते हैं, जिनमें से गुजरकर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास करता है। विवाह पद्धति के आधार पर व्यक्ति ने सबसे पहले सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें वह अपने पति, पत्नी, संतान और दास सब एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि यह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, वरन उसके अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी है। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं और गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का निर्माण होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में ज्यादा अच्छी ढंग से कर सकता है। यह व्यक्ति की बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को अच्छी प्रकार से विकसित कर सकता है। इसलिए नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय है। अरस्तु ने राज्य की जो परिभाषा दी है, उसमें भी यही बात परिलक्षित होती है। उनका कहना है कि राज्य कुलों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अब मैं बच्चों आपको राज्य की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य से अलग रहकर व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहत रूप है। जिस प्रकार परिवार एक स्वाभाविक है, उसी प्रकार से राज्य भी स्वाभाविक है। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि बच्चों राज्य में ही हो सकती है। इस प्रकार राज्य जो है वो सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। सेबाइन का कहना है कि मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। अरस्तु ये भी कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य का पूर्ण भौतिक और नैतिक विकास भी राज्य में ही संभव है। अरस्तु कहते हैं राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरी विशेषता जो राज्य की है वो है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने का कारण ये नहीं है कि अरस्तु ये कहें कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उनके कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है।
व्यक्ति एक तत्व है। पूर्णता हमेशा पहले आती है और अंग बाद में आते हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व के आने से पहले ही हो चुका था। अरस्तु का कहना है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है और प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, ग्राम, राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व ग्राम आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट अच्छाई को प्राप्ति करना होता है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करना होता है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं है, वरन वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, भौतिक और नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य की जो चौथी विशेषता है वो है राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप को जैविक माना है। उनका कहना है कि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण अवयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार बच्चों शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्ति और समुदायों का जो महत्व है वो राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण ही है। राज्य के अभाव में ये सब जड़ हो जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा। इबनस्टीन ने कहा है कि अरस्तु ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी है। राज्य की विशेषताओं की जो पांचवी विशेषता है वो है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का कहना है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं अपने आप पूरी करने से लिया जाता है। परिवार और ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक रूप से की जाती है। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से करता है। राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं, उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए राज्य को हम एक आत्मनिर्भर संगठन भी कह सकते हैं। इसकी जो छठी विशेषता है वो है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। यद्यपि उनके जीवन काल में यूनान के नगर राज्यों का अंतर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन्होंने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की कल्पनाएं भी नहीं की थी, जो कि नितांत स्वाभाविक था। उन्होंने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया। अरस्तु का यह नगर राज्य विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। अब हम राज्य के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों और अपराधों को रोकना ही नहीं है, बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना भी है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और उनके व्यवहार में उनके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो श्रेष्ठता, व्यक्ति की श्रेष्ठ जीवन की लक्ष्य में की प्राप्ति में सहायक हो। अब हम राज्य के कार्यों के बारे में बात करेंगे। अपने उद्देश्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना ये राज्य का कार्य है। व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना भी राज्य का कार्य है। राज्य जो है अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करता है।
व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपने शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके, और इसका लक्ष्य जो है सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। धन्यवाद बच्चों।